द पंजाब पल्स के मन से राजेंद्र बंसल की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार, स्वागत सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक नए मुद्दे, पत्रकार जगत पर जो पत्रकारिता के इल्जाम लग रहे हैं, पेड न्यूज के प्रायोजित खबरों की जो बातें उठ रही हैं उनके बारे में। तो इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं श्री अशोक मलिक जी। इनके बारे में मैं जितना जान पाया, 1971 में इन्होंने हिंदुस्तान समाचार के माध्यम से पत्रकारिता के जगत में कदम रखा। 1978 में दैनिक ट्रिब्यून में आए। 31 साल बाद 2009 में असिस्टेंट एडिटर के पद से रिटायर हुए। उसके बाद हरियाणा सरकार की पत्रिका हरियाणा संवाद का संपादन किया। पंजाब सरकार की हिंदी पत्रिका जागृति का संपादन किया। 3 साल तक स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता के विकास के लिए संसद द्वारा गठित प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य रहे। उसके बाद नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के अध्यक्ष रहे। अब नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के अध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर मैं इनके बारे में कहूं तो इन्होंने पत्रकारिता के हर कुएं, झरने, नदियां और दरिया का पानी पिया है। मित्रों, 60 से ऊपर की पीढ़ी ने पत्रकारिता के बदलते स्वरूपों को देखा है, परंतु अशोक मलिक जी ने पत्रकारिता के 50 साल के इस दौर को जिया है। विश्व संवाद केंद्र ने इन्हें 2018 में पत्रकारिता में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया। तो आओ आज हम इनसे बात करते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार नारद मुनि से प्रारंभ इस पावन परिपाटी जो आज पत्रकारिता के रूप में ढले और विभिन्न स्वरूपों को बदलते हुए आज इस पर पत्रकारिता और फेक न्यूज के दंश भी लग रहे हैं। तो बात करते हैं इनसे। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पत्रकारिता के बदलते स्वरूपों को देखा है और सबसे बड़ी बात, आपका जन्म भी हरियाणा का है जहां हर बात को बेबाकी से कहा जाता है। तो मैं सीधे सीधे अपने प्रश्न पर आता हूं। आप अतीत की पत्रकारिता के हर दौर को इस आज के इस धारा पर लग रहे पत्रकारिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप कितने सही और कितने गलत है? और मैं मानता हूं कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि बिना आंच के धुआं नहीं उठता। ऐसी पत्रकारिता पत्रकारिता किस स्तर तक है और इसके कारण क्या है, कहें तो अच्छा लगे। राजेंद्र जी, धन्यवाद। आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए मौका दिया। मैं पत्रकारिता को बहुत नजदीक से देख रहा हूँ, अंदर से देखा है, और एक यूजर के तौर पे भी मैं इससे वाकिफ हूँ। अगर हम पीस पत्रकारिता की बात करें तो उसकी परिभाषा शायद इस तरह से होगी कि ये पीस पत्रकारिता है। उस शब्द की परिभाषा शायद इस तरह से हुई थी कि ये अखबार जो है पीले कागज के ऊपर छपा करते थे। जो ज्यादा सीरियस अखबार है वो व्हाइट पेपर पे होते थे, और जो छोटे अखबार होते थे वो छोटे साइज के होते, टेबलॉइड साइज के होते थे और पीले कागज पे छपते थे। इसीलिए इसको पीस पत्रकारिता का नाम मिला। और ये पुराना इतना है, इसका मैं आपको एक थोड़ा सा अंदाजा बताता हूँ। एक शेर मैंने सुना था, शायद आपने भी सुना हो। एडिटर हूँ, जरूरत है मुझे खूने दो आलम की, कि इस सुर्खी से बनती है सुर्खी 5 कालम की। किसने लिखा ये तो मुझे मालूम नहीं, मैं कोशिश करता रहा हूँ पर अभी पता नहीं कर पाया कि ये किसने लिखा था। पर ये उस जमाने में लिखा गया था जब अखबार में 5 कालम होते थे। इस पीस पत्रकारिता में पत्रकारों द्वारा ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो प्रोफेशनली, जिनको हम सही नहीं मानते। घोटाले खोदने का भी काम करते हैं और जहां ना मिले वहां गढ़ने का भी काम कर लेते हैं। दूसरी बात जो आजकल जिसकी ज्यादा चर्चा हो रही है वो है पेड न्यूज। पेड न्यूज की समस्या की शुरुआत बड़े अखबारों में अगर देखें तो हमारे ही क्षेत्र का जो एक नामी अखबार कहा जा सकता है परी, ये शुरुआत शायद वहां से हुई। और
हुई तब जब मालिकों ने देखा कि उनके रिपोर्टर जिनसे वो कमाओ खाओ और हमारे लिए भी लाओ के हिसाब पे काम कराते थे, पैसा कुछ नहीं देते थे, उन्होंने देखा कि ये वो रिपोर्टर खबरों के पैसे ले रहे हैं। बाद में उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने भी अपना पैसा लेना शुरू कर दिया, खासकर इलेक्शन के टाइम में। बाद में ये बीमारी और अखबारों में भी फैल गई और अखबारों ने कम से कम 2 या 3 जो जनरल इलेक्शन है उनमें अपनी रेट लिस्टें और पैकेज बनाने शुरू कर दिए, पैकेज बना के बेचने शुरू कर दिए। ऐसा भी हुआ कि एक ही पेज पर अलग अलग जो आमने सामने वाले उम्मीदवार हैं उनकी जीत के विश्लेषण छपने लग गए। मुझे याद है चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम में मायावती जी ने मंच से कहा था, खबरें नहीं छापते हैं पर इस बारी जो ये सभा हो रही है इसकी खबर वो छापेंगे क्योंकि हमने उनको इसके पैसे दिए हैं। तो ये जो समस्या है बहुत सीरियस है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। और जो अब ये समस्या का स्वरूप बदला है वो इसका कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में फेक न्यूज की बाढ़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चिंता जाहिर करी है और ये चिंता बिल्कुल जायज है। सवाल ये है कि इस पे लगाम कैसे लगे, कौन लगाएगा लगाम? सुप्रीम कोर्ट ने हाल में जब जिक्र किया हुआ तो वो तबलीगी जमात वाला जो जमावड़ा था दिल्ली में उसको लेकर था। उन्होंने कहा कि मीडिया के कुछ लोग हर घटना को कम्युनल एंगल से छाप रहे हैं और ये जो वेब पोर्टल हैं इन पर किसी का नियंत्रण नहीं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं। सोशल मीडिया में जो प्लेटफॉर्म चलाते हैं वो न्यायिक संस्थानों के सवालों का भी जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ जिनके हाथ में डंडा है उनकी बात सुनी जाती है। और उन्होंने ये पर्टिकुलरली कहा कि ये ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ये तो जवाब ही नहीं देते। अगर इसको देखें तो ये बहुत सीरियस चैलेंज है और जरूरत इस बात की है कि इसको किसी भी तरीके से जल्दी रेगुलेट किया जाए। आपका जो पहला सवाल है वो उसका मुझे लगता है कि जवाब मैंने जो आपको दिया है जी ये मेरे पुराने अनुभव का और जो वर्तमान स्थितियां हैं जो देश में दिखाई दे रही हैं, जो कोर्ट्स में आ रही हैं, उन सब का हिसाब देखें तो ये इस तरह का है। जी जी। तो नहीं, इसके साथ में दूसरे प्रश्न पे आता हूं। ये आपने समस्या और कारण इसके गिनवाए। पीठ पत्रकारिता जो छोटे पेपरों से का नाम था, आज उसका नाम कुछ अलग से मतलब मायने हो गए। तो इस तरह की पत्रकारिता को रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर हम क्या कर सकते हैं और सरकारी स्तर पर क्या होना चाहिए जो पत्रकारिता की पावन गंगा दूषित न हो और अविरल पावन हो, बहती रहे? इस समस्या का जो मैंने अभी जिक्र किया चुनाव के बारे में, चुनाव के दौरान जो इसका दुरुपयोग हुआ उसको देखा, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस पर लगाम लगाने की एक कोशिश करी और वो कुछ हद तक मैं समझता हूँ काफी हद तक कामयाब रही। उन्होंने क्या किया कि चुनाव के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे उन्होंने निगरानी कमेटियां बनवाई जो खबरों को देखेंगी, लोगों की शिकायतों को सुनेंगी और जहां उनको लगेगा कि ये पेड न्यूज है वहां पर वो कार्रवाई भी करेंगे। उनको कार्रवाई का जो अधिकार है वो भी कानून में उन्होंने व्यवस्था करी और चुनाव कानून में जो व्यवस्था है उसी के आधार पे, उसी के रास्ते से उन्होंने कैंडिडेट्स के ऊपर लगाम कसी कि वो इस तरह का इनका इस्तेमाल ना करें। इसको कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है वो अब देखिए प्रिंट मीडिया के लिए एक संस्था है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं 3 साल उसका मेंबर भी रहा। वो इस बात की व्यवस्था करती है कि मीडिया की जो आज़ादी है उसके ऊपर कोई
कटौती ना हो, कोई उसकी आजादी छीने नहीं, और दूसरा ये कि वो अपनी आजादी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करे, गैर जिम्मेदारा इस्तेमाल ना करे। उस तरह की व्यवस्था प्रिंट मीडिया के अलावा और कहीं नहीं है। जो टीवी है उसके ऊपर भी उस तरह की व्यवस्था नहीं, और आप देखते हैं किस तरह से टीवी चैनल्स दिन भर एक किसी मुद्दे को लेकर बाल की खाल निकालते हुए और अपने रिपोर्ट को सेंसेशनल बनाते हुए चलाते हैं। वो खत्म करने की जो जरूरत है उसका एक तरीका हो सकता है कि उनके लिए भी प्रेस काउंसिल जैसी एक संस्था बने। हम लोगों की लंबे समय से ये डिमांड रही है, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में और बाकी जो हमारे संगठन हैं उन सब की ये डिमांड रही है कि इस प्रेस काउंसिल को मीडिया काउंसिल बना दिया जाए। एक्चुअली जो और बड़ी ज्यादा जरूरी है बात तो ये है कि मीडिया के काम के लिए जिस तरह से एक फ्रेमवर्क है, अब पहला प्रेस कमीशन बना था 1952 में शायद, उसने मीडिया की आज़ादी को सेफ गार्ड करने के लिए कई सारी व्यवस्थाएं सुझाई। जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है उसमें ये व्यवस्था है कि जर्नलिस्ट को आप बहुत एडहॉक तरीके से हटा नहीं सकते। इसी तरह से उनके लिए एक सही वेतन ढांचा बनाने के लिए वेज बोर्ड बनाया गया, और उनकी आज़ादी की रक्षा और आज़ादी के दुरुपयोग प्रेस काउंसिल बनाई गई। ये जो ढांचा बना था ये पहले प्रेस कमीशन ने सजेस्ट किया था और ये बना था 1950 के दशक में। उस समय रेडियो था, टेलीविजन नहीं था, और रेडियो भी सारा सरकारी था, इसलिए उसके लिए कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई। बाद में रेडियो भी दूसरे चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स आ गए, हालांकि उनके ऊपर न्यूज ब्रॉडकास्ट नहीं होती, पर टीवी पे न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है, और उनके लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर ऐसे भी लोग काम करते हैं जिनको पैसा नहीं मिलता, जैसे पंजाब केसरी की हम बात कर रहे थे, ऐसे टीवी चैनल्स में भी। और जो ये लोग बिना पैसे के काम करते हैं, उनका काम बिना पैसे के चल थोड़ी सकता है। तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो कहीं से इधर उधर से हाथ मारेंगे, उल्टा सीधा कोई काम करेंगे, और इस कारण से वो इररिस्पॉन्सिबल काम वहां पर हो जाते हैं। इसको रेगुलेट करने की जो जरूरत है, हम लोग ये डिमांड करते रहे हैं कि एक मीडिया कमीशन बनाया जाए, जैसे प्रेस कमीशन बना था वैसे मीडिया कमीशन बनाया जाए, और जो मीडिया कमीशन है वो इस तरह की व्यवस्था सजेस्ट करे कि इनके लिए क्या फ्रेमवर्क हो, ये किस तरह से काम अपना जिम्मेदारी से करें, किस तरह से इनके काम का, इनकी आज़ादी का दुरुपयोग ना हो और इनकी आज़ादी कोई छीने नहीं। ये व्यवस्था करने की जरूरत हम लोग लंबे समय से सरकारों से कह रहे हैं, पर लगता ये है कि सरकारें भी इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिमांड सजेशन दिया था कि उनको रेगुलेट किया जाए, तो सरकार ने कहा कि वहां पे तो सेल्फ रेगुलेशन लग रहा है, पर सेल्फ रेगुलेशन चलाने के लिए जो बॉडी बनी थी उसके एक बहुत सीनियर पदाधिकारी थे, एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और टीवी में और प्रिंट में दोनों में उन्होंने काम किया है। तो कम से कम 2 बार ऐसे प्रोग्राम्स मेरे सामने हुए जिनमें एनके सिंह साहब भी थे, और उन्होंने खुद माना कि जो सेल्फ रेगुलेशन वाली व्यवस्था थी ये फेल है, ये नहीं चल पाई। पर इसके बावजूद केंद्र सरकार ने टीवी के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए, ऑनलाइन मीडिया के प्रोग्राम्स को, कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कोई व्यवस्था बनाने की अभी तक शुरुआत नहीं करी है, और ऐसा मुझे लगता है कि ये जब तक नहीं होगा तब तक हम सबको ये झेलना पड़ेगा। मैं आज के आखिरी प्रश्न पे आता हूं कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और हमारे दर्शक भी जानते हैं, पहले जो समाचार पत्र समूह थे उनमें से बहुत से बड़े घराने हो गए, और आज भी बहुत से औद्योगिक घरानों का मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, समाचार पत्रों पर नियंत्रण है। इसके आप कैसा देखते हैं, इसके क्या प्रभाव देखते हैं? और इसके साथ ही अभी पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, पंजाब के चुनावों में अतीत को देखते हुए जो मीडिया की भूमिका रही,
इस चुनाव में पंजाब में मीडिया की, समाचार पत्रों की भूमिका क्या रहेगी और क्या होनी चाहिए? मीडिया से जो आदर्श भूमिका है वो तो ये होगी कि वो बेलाग तरीके से, बिना किसी लाग लपेट के, अपना जो प्रोफेशनल जजमेंट है और जो लोगों की राय है वो ठीक ठाक लोगों के सामने रखी जाए, पब्लिक के सामने रखी जाए। पर ये पिछले 70 साल के जो अपना डेमोक्रेसी का अनुभव है उसमें सामने आया है कि इस व्यवस्था को ईमानदारी से निभाने के लिए बहुत सख्त अनुशासन की जरूरत है। जो शेषन साहब के टाइम में अनुशासन इलेक्शन कमीशन ने किया और जो बिहार के इलेक्शन में केजे राव साहब ने किया, उस तरह का जो रेगुलेशन है वो जरूरी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। पर जो सोशल मीडिया की भूमिका है वो बहुत खतरनाक हो रही है। और आपको ध्यान हो, जो अभी अमेरिका के इलेक्शन जब हुए थे जिसमें ट्रंप चुनकर आए थे, उसमें किस तरह से फेसबुक के ऊपर आरोप लगे थे। अब आप ये अगले इलेक्शन की बात जरा देखिए। एक नमूना मैं आपको बताता हूँ। एक किसी पॉपुलर पॉलिटिशियन के बारे में एक सेक्स स्कैंडल का एक वीडियो, फेक वीडियो आ जाता है सुबह 8 बजे इलेक्शन के दिन, और उस समय बूथ खुल रहे हैं, बूथ खुल चुके हैं। ये स्कैंडल है और ऐसा जो वीडियो है ये 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में वायरल हो जाएगा। आधे से ज्यादा वोटर्स के टेलीफोन में पहुंच जाएगा। और ये वीडियो ऐसा है, आजकल टेक्नोलॉजी जो है उसमें डीप फेक भी वीडियो बन जाते हैं, जिसको फेक है या सही है ये पहचानने में बहुत बड़े एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। आम आदमी को पता नहीं लगेगा, तो आपको ये पता भी नहीं लगेगा कि वीडियो ये असली है या नकली है। और ये फेक वीडियो की वजह से किसी इलेक्शन के कैंडिडेट का प्रोस्पेक्ट्स बिगड़ जाएगा और किसी का सुधर जाएगा। इसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है? आज की तारीख में इसको रोकने का एक ही तरीका हो सकता है कि वो उस दिन आप इंटरनेट बंद कर दें। मुझे लगता है इंटरनेट बंद करने पर भी दूसरे रास्ते अब बाईपास करने के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने हैं, और जो दूसरे हैं बिना एक्सपर्ट वाले लोग हैं हमारे जैसे, आप जैसे, उनके लिए भी ये मुश्किल नहीं है कि वो तरीका आप भी ढूंढ लें। अभी फिलहाल ये बहुत कठिन चुनौती है और इसका समाधान कोई बहुत सीधा नजर नहीं आ रहा, पर सख्ती की जरूरत है, नियंत्रण की फ्रेमवर्क की जरूरत है, ये बहुत क्लियर है। मीडिया के जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाए हैं उनकी वजह से जो प्रिंट मीडिया है उसका तो उस तरह का दुरुपयोग नहीं हो सकता जैसा पहले होता रहा। पर जो सोशल मीडिया है, जो ऑनलाइन मीडिया है, ऑनलाइन मीडिया को भी आप रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो चलाने वाले हैं वो जाने पहचाने हैं। जो सोशल मीडिया है उसका तो कोई पहचान ही नहीं है। आपके फोन नंबर पे कितनी चैनल चल सकती हैं यूट्यूब की, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप कितने फोन ले सकते हैं और कितने चिप सिम लगा सकते हैं और कितने सोशल मीडिया अकाउंट चला सकते हैं, इसको देखते हुए इसको रोकना आसान नहीं लगता। पर टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि आप इसको रोक ही ना सकें। आप इसको रोक सकते हैं पर रोकना आसान नहीं है। आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक सारी बातों को कहा। मेरे को जो मोटी मोटी बात आपकी बातों से निकालता हूं तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो सोशल मीडिया है, क्योंकि वहां किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मैं सोशल मीडिया चलाते हुए कोई फेक न्यूज फैलाता हूं, जिस तरह आपने बताया किसी का कैरियर बर्बाद कर दे, तो अगर वो नहीं निकलती तो वो जहां से निकली वहां तक सरकार जाए, तो इसके बारे में सरकार को क्या करना चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा हो तभी ये रुक पाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ही तरीका जो मुझे आज समझ में आता है वो ये है कि आप
इलेक्शन के दिनों में सोशल मीडिया के यूजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का कोई तरीका आसानी से नहीं ढूंढ सकते हैं। इसलिए जैसा आज ये करनाल में हो रहा है कि करनाल में वो किसानों ने घिराव करने का और शहर को बंद करने का एक फैसला किया हुआ है, तो सरकार ने उसके आसपास के 4-5 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया। जम्मू कश्मीर में जब ये 370 को लेकर कुछ परिवर्तन किए गए, तब भी सरकार ने साल भर तक इंटरनेट को बंद रखा। जब तक आप इसको अनुशासित नहीं कर सकते, तब तक आपको इसको रोकना पड़ेगा। ये एक ही विकल्प है आज की तारीख में जो मुझे दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि अभी तक इस बारे में कोई सरकार का फैसला तो नहीं है, ना ही कोई कोर्ट की डायरेक्शन है, ना ही शायद इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ किया है। पर जिस तरह की इसकी पोटेंशियल है, जिस तरह से ये नुकसान पहुंचा सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, उसको देखते हुए ऐसी सख्ती की जरूरत मुझे नजर आती है। जी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी बातें थोड़े समय में आपने गागर में सागर भरने की कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, अशोक मलिक जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक अपनी बातें कही और काफी बातों की हमें समझ, पीठ पत्रकारिता कहाँ से चली, नाम कहाँ से आया, वो भी हमें आज ही पता चला। मेरे को तो कम से कम आज पता चला, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो अब अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विषय के जानकार के साथ।